जय हिंद दोस्तों। और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकादमी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 9 का जो इकोनॉमिक्स का सेशन है वो हम लोग कर रहे थे। और वो जो चैप्टर था वो क्या था? पालमपुर गांव की कहानी। किसका हम लोग बात कर रहे हैं? पालमपुर गांव की। पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, हम लोग इस पे बात कर रहे थे। तो इससे पहले हम लोग का एक वीडियो बन चुका था जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि उत्पादन के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, उत्पादन के लिए मुख्यतः 4 चीजों की जरूरत होती है, उस पर भी हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, अगर हम लोग के पास उपज हो रही है तो हम लोग उपज को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर भी बात किया था। उस पर हम लोगों ने देखा था, एक था आपकी आधुनिक कृषि प्रणाली और दूसरा क्या था? बहुविध फसल प्रणाली। हम लोग दोनों पे अच्छे से डिस्कशन किया था और आप लोगों ने उस वीडियो को भी अच्छे से वॉच किया है। तो अगर किसी को सेकेंड्स हम लोग का पार्ट डाल रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स का क्लास 9 का जो इकोनॉमिक्स है उसका जो सेकंड पार्ट डाल रहा है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग अभी चैनल पे नए हैं, जो लोग चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्रीतम आर्ट्स अकादमी को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन आता है उसको भी टच करें, ताकि जितने भी वीडियो आपके चैनल पे डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले, और आप सही ढंग से तैयारी कर सको और स्टडी कर सको। ठीक है, तो आज हम लोग सेशन लेने वाले हैं वो पालमपुर गांव की, जो दूसरा लेक्चर हम लोग वो लेंगे। ठीक है, आप डिस्कशन बॉक्स पे जाके या फिर प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो वहां पे सारी वीडियो। तो दोस्तों वीडियो को सही ढंग से शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देखोगे कि हम लोग अगर बात करते हैं कि एक आपको पता होगा कि जो कृषि क्षेत्र में, ठीक है, कृषि क्षेत्र में कब से विकास आया है या कृषि क्षेत्र कब से विकसित किया है, वो डेट है 1960 की। कब का मैं बात कर रहा हूं? 1960 की। तो आप एक चीज देखोगे आपके बुक में, एक चीज लिखा होगा कि 1960 के पहले, 1960, अब वो डेट मत सोचो उस टाइम क्या हुआ था। 1960 के पहले जो गेहूं का जो उपज था पालमपुर गांव में, वो कितना था? 1300 ग्राम, 1300 केजी प्रति हेक्टेयर था। ठीक है, लेकिन 1960 के बाद ऐसा कुछ घटना घटा, ऐसी कुछ प्रेरणादायक कुछ ऐसी चीजें हुई या कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण काम हुए, जिसके बाद गेहूं की उपज उसी हेक्टेयर जमीन पे 3200 केजी प्रति हेक्टेयर से बढ़ा। तो आज हम लोग उसी में बात करेंगे कि आखिर ये 1300 से 3200 तक जाने का, किसमें बात कर रहा हूं? 1300 से 3200 आखिर हुआ कैसे? ये एक ऐसा क्या घटना घटा कि पालमपुर की जो उपज है वो 1960 के पहले या 1960 तक की कितनी उपज थी? वो 1300 केजी प्रति ग्राम थी। लेकिन 1960 के बाद कुछ ऐसी घटना घटी, कुछ ऐसी मानवीय क्रियाकलाप हुआ, जिसके बाद 1960 के बाद जो गेहूं का जो उपज देखोगे पालमपुर गांव में, वो 3200 केजी प्रति हेक्टेयर में आ गया। बहुत दुगुना, आप देखोगे 10 गुना का डबल, थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ किया है, जाहिर सी बात है। तो ऐसा क्या घटना घटा? तो आप लोग जानोगे कि कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांति बोलो, आंदोलन बोलो, या बहुत बड़ा, बहुत कुछ ऐसा घटना घटा था जिसके कारण क्या हुआ था कि ये जो 1300 से 3200 किलोमीटर, 1300 केजी से ये 3200 केजी तक ये पहुंच गया था। अब आप बोलोगे सर कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे अगर हमारा बदन तप हो जाए ज्यादा तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बुखार बोलते हैं कि हमें बुखार हुआ है। ज्यादा छींक आने लगे तो क्या बोलेंगे? सर्दी हो गया है। उसी तरह जो हमारी घटना घटी थी 1960 के बाद, 1960 में एक घटना घटी थी जिसको बोलते हैं क्रांति के नाम से जानते हैं। अब वो क्रांति क्या है? तो है हरित क्रांति। कौन सा क्रांति है? हरित क्रांति। बहुत से मन में, बच्चों के मन में डाउट होगा, सर आखिर ये हरित क्रांति है क्या? तो देखो, हरित माने क्या होता है? हरा। और जितना भी आप कृषि का क्षेत्र देखोगे वो ज्यादातर आपको हरियाली देखने को मिलेगा। मैंने पहले भी बोला था कि आप जब भी खेत जाते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा? किसान, और किसान एक खेत, और खेत में बेल चलाता हुआ किसान, और एक पर्यावरण। तो पर्यावरण कैसा था? हरा भरा। इसीलिए कृषि के क्षेत्र में ये जो क्रांति हुई, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? हरित क्रांति। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा 100% कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन आपको बहुत सारा दिया जाएगा, और ऑप्शन में अगर आपको दिया रहे कृषि, तो आपको क्या मार के आना है? कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति हुई थी। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति जब स्टार्ट हुई या हरित क्रांति के बाद किन किन फसलों की उपज ज्यादा होने स्टार्ट हो गई थी, तो उस समय मुख्यतः दो फसलों की उपज ज्यादा थी। एक था गेहूं और दूसरा क्या था? धान। आपको क्वेश्चन में 100% आता है कि हरित क्रांति के बाद कौन सी ऐसी दो मुख्य फसल है जिनकी उपज या फिर जिनकी फसल उत्पादन में तेजी आई थी। तो हमको क्या क्या बोलना है? गेहूं और धान। अब हम लोग देखते हैं कि हरित क्रांति, अब देखो जब भी कभी क्रांति होती है, क्रांति यानी कि बोल सकते हैं एक तरह का लड़ाई, लेकिन ये कैसा लड़ाई था?
किसानों के फायदे के लिए एक लड़ाई था, किसके प्रति, सरकार के प्रति बोल सकते हैं, या एक क्रांति था जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नई चीजों को जन्म देते हैं। देखो, एक होता है लड़ाई जो आपस में होता है, दोस्तों के बीच में लड़ाई होता है, ठीक है। अब ये दोस्तों के साथ साथ एक क्लास में बटा, क्लास के साथ साथ पूरा स्कूल का हुआ, स्कूल के साथ साथ पूरा गांव का हो गया, फिर वो वही लड़ाई धीरे धीरे पूरे देश में जब बढ़ जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रांति। चूंकि हमारा देश किसान और किसानों के प्रति जो भावना है उस पर डिपेंडेड है, तो ये जो एक जगह से उठा हुआ जो एक चिंगारी था क्रांति का, किसका, जो खेती के प्रति लोगों का जो उत्साह बढ़ाना था, वो धीरे धीरे पनपा, और पनपते पनपते ये एक तरह का जंगल का आग वो बन गया। अब आपको पता है कि किसी भी जंगल में एक जगह अगर आग लग जाती है तो उसको फैलने में लेट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जंगल में आपको क्या मिलेंगे, सूखी लकड़ी, सूखा घास और सूखे पत्ते मिलेंगे, तो उसको पनपने में लेट नहीं लगता है। उसी तरह ये जो क्रांति थी इसकी शुरुआत 1960 में हुई, और ये इतना जोर से पनपा कि आज आप देखोगे जो कृषि के क्षेत्र में एक अच्छा खासा आपको विकास देखने को मिलेगा। तो अब पहले हम लोग बात करेंगे, जब भी कभी किसी के साथ लड़ाई होता है तो क्या होता है। अब मान लो आप और आपके दोस्त आपस में लड़ाई हो गया, किसी पेंसिल पे नहीं, किसी बात पे लड़ाई होगा, आपने एक पत्थर उठाया किसी के उसके सर पे मार दिया, क्या होगा, क्या होगा, जाहिर सी बात है उसका सर फटेगा। जब सर फटेगा तो क्या होगा, ब्लड बहेगा। आप घर जाओगे, आपकी मम्मी भी पीटेगी, उसके पापा भी आकर डांटेंगे, स्कूल का टीचर जो पीटेगा सो अलग से पीटेगा। तो जाहिर सी बात है जब क्रांति हुई तो कुछ लाभ भी हुआ था और कुछ हानि भी हुआ था। लाभ यह हुआ था कि आपने उसको मारा तो आपकी मन की शांति हो गई। हानि क्या हुआ कि उसके चक्कर में आपको पिटाई पड़ गया। चलो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि जब हरित क्रांति 1960 में हुआ था, क्वेश्चन आता है हरित क्रांति कब हुआ था, हम लोग कब बोलेंगे 1960 में, ठीक है। तो 1960 में जब हरित क्रांति हुआ तो इससे हमको लाभ क्या हुआ, देखोगे अगर हम लोग बात करते हैं 1960 तक, 1960 के नहीं बोल रहे, 1960 तक अगर हम लोग बात करें तो उसमें जितने भी हम लोग कृषि करते थे और कृषि के लिए जितने भी तरह के जो बीज यूज करते थे, बीज का बात करें या फिर जितने भी जुताई के सामान होते थे, ठीक है, यानी कि फसल लगाने से लेकर फसल काटने तक का जितना भी तरीका होता था 1960 के दशक तक या मध्य तक आप लोग देखोगे वो पारंपरिक था। कैसा था, पारंपरिक था, ठीक है। पारंपरिक यानी कि आपके दादाजी भी वो काम किए, आप भी वो काम किए, आपके पापा भी वो काम किए, यानी कि एक पीढ़ी से चलता हुआ आया था। आप मेरे ननिहाल जाओगे तो मेरे ननिहाल में आज भी आपको बैल देखने को मिलेगा और खेत में चलने वाला हल आपको देखने को मिलेगा। तो वो कैसा था, एक पारंपरिक तरीका था। क्योंकि आप ट्रेडिशन देखो, पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल, यानी कि ऐसा काम जो सदियों से चलता आया है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पारंपरिक बोलते हैं। जैसे बोलने का मतलब है कि राजा है, एक राजा था, राजा का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, राजा का बेटा बनेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उसका बेटा बनेगा। तो जो 1960 तक का जितना भी हम लोग कृषि का जो प्रोसेस करते थे वो कैसा था, टोटली पारंपरिक था, जिसमें हम लोग बीज जो यूज करते थे वो सामान्य तरीका का बीज यूज करते थे। जो कृषि के लिए जो किया जाता था वो भी सामान्य तरीका का वर्षा हुआ, अगर भगवान इंद्रदेव प्रसन्न हुए, अगर वो खुश हुए तो हमें क्या बारिश मिलती थी, हमारी उपज में भी अच्छी ग्रोथ करती थी। या हमारी जो हल को खींचने वाली जो बेलें होती थी, अगर उनके पास ज्यादा फोर्स होगा, ज्यादा ताकत उनके पास थी, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग ज्यादा डेप्थ तक खोदाई कर सकते थे। उसके बाद क्या होता था कि उसके बाद हमारे जो मजदूर होते थे, अगर उनका मन हुआ तो अच्छे से काम किया, नहीं तो नहीं किया। बहुत तरह का दिक्कत था 1960 तक के मध्य में। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति आई, कृषि के क्षेत्र में एक ऐसा क्रांति आया जिसके बाद आप देखोगे कि सारी दुनिया में कृषि को लेके एक तहलका मचा, और उस तहलका में आपको एक सबसे अच्छा चीज देखने को मिला कि जो हमारा सामान्य बीज था, जो सामान्य बीज का यूज हम लोग करते थे, उसकी जगह हम लोग इसके जगह हम लोग HIV, ठीक है, HYV, ठीक है ना, जिसमें हैवी प्रोडक्शन होता था, उन सारे बीजों को हम लोग क्या करने लगे, यूज करने लगे। अब आप देखोगे कि जैसे उन्हें सामान्य से हम लोग अच्छे किस्म के जो हम लोग बीजों का यूज करने लगे, तो सबसे पहले क्या हो गया, जितना भी HYV तरह के जितने भी आप बीज देखोगे उनसे क्या फायदा हुआ, ये जो जितने भी बीज गवर्नमेंट जो किसान लोग बोलो या जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बनाया, तो इससे हमको क्या मिलने लगा, इन बीजों से हमको अधिक उपज वाला बीज मिला HIV से। और उसके साथ साथ क्या हो गया, जैसे आप देखोगे कि जो गेहूं है या फिर जो चावल है, सॉरी यहाँ पे चावल था, जो चावल है उसकी कृषि करने का तरीका भी उन्होंने सीखा। किसे सीखा, हरित क्रांति से। तरीका से सीखने का मतलब कि पहले भी जुताई उनको आता था, लेकिन वो लोग अब आधुनिक तरीके से यहाँ पे जुताई करना सीख गए। पहले भी उनको सिंचाई करना था, यहाँ पे वो नए तरीके से सिंचाई करना सीख गए। बात समझ में आ गया। तो 1960 के दशक
तक लोग सामान्य तरह से खेती करते थे, जिसमें किसी तरह का कोई आधुनिक कृषि फंडा नहीं था या किसी तरह का कोई बहुविध फसल प्रणाली का फंडा नहीं था। लेकिन 1960 के बाद जैसे ही कृषि क्षेत्र में विकास आया, हरित क्रांति आई, तो वैसे ही लोगों ने सबसे पहले क्या किया, जो अधिक उपज वाला जो बीज होता था, जो HYV टाइप का जो बीज होता था, उसका यूज किया, और उससे जो गेहूं बोल सकते हैं या धान बोल सकते हैं, उनकी उपज क्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब जैसे ही उपज में वृद्धि हुई, तो फिर अब साथ साथ में उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने नया नया तरीका सीखा कि कैसे कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने दो तरह का कृषि के बारे में सीखा। एक तो जो था वो आधुनिक कृषि, क्या था, एक आधुनिक कृषि सीखा, और दूसरा हम लोगों ने सीखा बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली हम लोगों ने सीखा। अब ये क्या है, ये आप नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी पिछली वाला जो वीडियो था उसमें आप जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा जान लो कि आधुनिक कृषि प्रणाली, जिसमें लोग नए तरह की तकनीक का यूज करते हैं। बहुविध फसल प्रणाली यानी कि एक ही जमीन पे हम लोग एक से ज्यादा फसल उगाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं, बहुविध फसल प्रणाली। यहां तक बात क्लियर है। तो जैसे हम लोगों ने 1960 के बाद में हम लोगों ने नए नए चीजों को सीखा, तो उसी दौरान देखोगे कि 1960 के पहले जो गेहूं की उपज थी वो कितना था, 1300 केजी प्रति हेक्टेयर में था। लेकिन 1960 के बाद जैसे हरित क्रांति आ जाती है, हमारी उपज जो होती कितनी होती, 3200 केजी प्रति हेक्टेयर में हो जाती है। यानी कि इतना बड़ा जो ग्रोथ हुआ वो किसके कारण हुआ, हरित क्रांति के कारण हुआ, और जिससे बहुत तरह का फायदा हमको देखने को मिला। ये दो तरह का, एक उन्नत बीज आ गया, दूसरा क्या गया, कृषि के नए नए तरीके हम लोगों ने सीखा। अब सर हानि क्या हुआ, देखो जब भी किसी चीज का हम लोगों ने बोला था ना कि इससे तो हम लोग विकास किए, विकास क्या किए कि 1300 केजी जहां पे हम लोग उपज करते थे, अब हम लोग 3200 केजी उपज कर रहे हैं। तो इससे हम लोग को आर्थिक स्थिति में फायदा हुआ। आप पूछो कैसे, कि पहले लोग 1300 केजी का यूज वो उपज करके अपने घर में खाने लायक वो कृषि करते थे और उसको खा जाते थे। लेकिन अब आप देखोगे, अगर 3200 में 1300 घटा देंगे तो करीबन आप देखोगे कि 1000 लगभग उससे प्लस, लगभग 1000 से प्लस क्या आपको केजी क्या मिल जाएगा, गेहूं मिल जाएगा। केजी आपको क्या मिल जाएगा, गेहूं मिल जाएगा। तो अब उसको वो क्या कर देगा, बेचेगा। जिससे इसको तो फायदा हो गया। हम लोगों ने पहले देखा था कि अगर विकास में किसी एक चीज को, किसी एक बंदे को फायदा होता है, तो जिससे आप विकास कर रहे हो जिस वस्तु से, उसका वहीं पे क्या होता है, हानि हो जाता है। उसका क्या होता है, हानि होता है। बोलने का मतलब है कि आपने क्या किया, कोई जमीन खोदा, और उस जमीन को खोदने के बाद आपको पानी निकली, आपने पानी का यूज करना स्टार्ट किया, अपने पीने यूज किया, नहाने के लिए यूज किया। अब बताओ, आपको तो फायदा हो गया कि आपको पानी मिल गया, लेकिन जो भूमजल स्तर है, जो जमीन की जो पानी की जो गहराई है, मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे को पास पानी, अब हम इसको यूज करने लगे, तो ये खत्म होने लगा, ये भूमजल स्तर खत्म होने लगा। अब आपको तो फायदा हुआ कि आप पानी ले रहे हो, लेकिन जमीन में पानी सूखना स्टार्ट हो गया। तो आपको तो फायदा हुआ, लेकिन इसी का जो फायदा किसी दूसरे को नहीं हो पाया। तो जब आप विकास करते हो तो एक को तो फायदा होता है, दूसरे को हानि होता है। हम लोगों ने विकास किया कि 1300 की जगह हम लोगों ने 3200 केजी प्रति हेक्टेयर में हम लोगों ने क्या, गेहूं उत्पादन किया। अब उससे खराबी क्या हो गई, अब हमको जब भी हम HIV हम लोग बीज प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, जो उर्वरक होती है वो कैसे है, अधिक उपयोग, जो अधिक उपयोगी होना चाहिए, या फिर जो अधिक उपजाऊ हो, वो हमको उर्वरक देना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि 1960 जब हम लोग जो ट्रेडिशनल हम लोग खेती करते थे, पारंपरिक जब हम लोग खेती करते थे, तो उसमें जो उर्वरक डालते थे वो गाय का गोबर होता था, गाय का गोबर होता था या भैंस का गोबर होता था। ये सब हम लोग क्या करते थे, खाद के रूप में यूज करते थे। और चूंकि आज देखोगे कि जिनके जिनके भी घर का जो जहां पे हम लोग खेती करते हैं, अगर वहां पे गाय का अगर उर्वरक डाला जाए, गाय का गोबर को डाला जाए, या जो अपशिष्ट पदार्थ होती है वो डाला जाए, तो वहां के खेत की जो उर्वरकता होती है वो सामान्य होती है। कैसे होती है, सामान्य होती है। लेकिन जैसे आप देखोगे आजकल का जो DAP यूरिया होता है, अगर उसका उपयोग आप देखोगे ज्यादा होने से, उस जमीन में क्या होता है, उस जमीन में क्या होता है, उसमें अम्लीयता हो जाता है ज्यादा, या उसमें क्षारीयता ज्यादा हो जाता है। तो फिर क्या होगा, उपज में कमी हो जाता है। तो उर्वरकों का जब हम लोग अधिक उपयोग करने लगे, तो उससे जो हमारी मिट्टी थी, जो हमारी मिट्टी में जो उपजाऊपन था, वो क्या हो गया, धीरे धीरे कम गई। अब देखो फायदा तो ये हुआ कि हमारी उपज बढ़ी, उपज तो बढ़ी ना, 1300 से या 3200 में गया। लेकिन हानि क्या हो गया, उर्वरक जब ज्यादा उपयोग हम लोग करने लगे उर्वरक का, ज्यादा हेवी प्रोडक्शन के लिए, तो हमारे मिट्टी की क्या हो गया, उर्वरकता कमी आ गई। साथ में अब हमको सिंचाई करना था। अब सिंचाई करने के लिए पहले हम लोग इंद्रदेव पे हम लोग ये होते थे, आसीन होते थे कि भगवान कब बरसे, हम लोग कब क्या करें, हम लोग उससे सिंचाई करें। लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया, बांध बनाना स्टार्ट कर दिया, नदी के बहाव को अवरुद्ध कराना स्टार्ट कर दिया, या हम लोगों ने क्या किया, नलकूप लगा दिया, पंपसेट लगा दिया। तो उससे कहीं ना कहीं जो हमारे भूमजल स्तर थी वो क्या क्या धीरे धीरे क्या होगी, कम हो गई,
कम हुई ना। तो जाहिर सी बात है कि आपको फायदा क्या हुआ कि आपकी उपज में ग्रोथ आई, लेकिन आपके साथ साथ में हानि भी हुई। क्या हानि हुई कि आपको अधिक उर्वरक का उपयोग करने से आपकी मिट्टी का जो उपजाऊपन था वो घट गया। साथ में जो सिंचाई के लिए नलकूप का उपयोग किए या हम लोग कुआं का उपयोग किए, तो उससे जो हमारी भौमजल स्तर यानी कि भूमि का जो जल है, क्योंकि बोला गया पीने लायक जो जल होता है वो भौमजल से मिलता है, तो इसका भी स्तर में क्या आया, कहीं ना कहीं कमी आया है। अब एक क्वेश्चन आपके पास मन में आएगा कि सर हम लोग जब ज्यादा उपयोग उर्वरक का जब हम लोग उपयोग कर दिए तो क्या हुआ कि हमको एक प्रॉब्लम हुआ कि हमारी भूमि की उर्वरकता शक्ति घट गई। अब सर आप मेरे को बताओ, मेरे को उतना ही उपज चाहिए उसी भूमि पे, तो हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन का आंसर मैं भी बताऊंगा, लेकिन अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करो भाई और शेयर जरूर करो, क्योंकि कुछ देखो मैं जब आपको दे रहा हूं फ्री का, तो आपको भी मेरे को कुछ गुरु दक्षिणा जिसको बोलते कुछ तो चुकाना पड़ेगा ना। तो एक फ्रेंड को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग आराम से बोल सकते हो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। और मैं जानता हूं जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो कहीं नहीं मिलने वाला है आपको। तो अब देखोगे कि जो भूमि जल स्तर सूख गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि सर मान लो हैवी हम लोग उर्वरक का उपयोग किए, हमारे मिट्टी की उपजाऊपन घट गया, अब मेरे को उतने ही उपजाऊपन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहली बात कि आप देखोगे कि हर एक क्षेत्र में कोई भी एक पंचायत ले लो, कोई भी एक आप कोई भी एक जिला ले लो, तो हर जिले में आपको भूमि अनुसंधान केंद्र मिलेगा। ठीक है, वहां पे कृषि अनुसंधान केंद्र मिलेगा या फिर कृषि बाजार आपको मिलेगा। तो वहां पे आप जाइए, जो बगल का जो लैब होगा जो कृषि की सहायता करती है, जाके अपनी मिट्टी को वहां से खोद के लिए गहरा करके और उनको दे दीजिए, तो वो आपको बता देंगे कि आपकी मिट्टी जो है वो अम्लीय माध्यम में परिवर्तित हुई है, अम्लीय माध्यम में परिवर्तित हुई है, या वो क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हुई है, या वो क्षारीय माध्यम परिवर्तित हुई। आपको वो बता देगा, वो पैथिकली लैब आपको बता देगा कि आपकी भूमि जो है वो अम्लीय माध्यम की हो गई है कि क्षारीय माध्यम की हो गई। अगर मान लो कि आपकी भूमि अगर अम्लीय माध्यम का हो गया है, तो आप क्या करोगे? उसमें ज्यादा मात्रा में क्षार डाल दोगे, तो वो अम्ल और क्षार का जब मिलन होता है तो आपको पता है उदासीनी क्रिया होती है, तो वो क्या हो जाएगी? भूमि उदासीनी हो जाएगी। या ज्यादा क्षार हो गया है तो उसमें वो सारे उर्वरक डालेंगे जो उसको क्या करे, मतलब उदासीन कर दे, तो उससे हम लोग रिएक्शन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी उपजाऊपन जो उसको हम लोग मेंटेन करके रख सकते हैं। बात क्लियर है? अब चलो, अब देखो, अगर हमको कृषि करना है और हमको अपनी उपज को बढ़ानी है, तो सबसे पहले आपको सिंचाई देखनी पड़ेगी। क्योंकि मान लो कि आपके पास भूमि है, आपने कृषि भी करी, आपने सब भी करा, लेकिन अगर आपके पास सिंचाई का जो सुविधा है वो नहीं है, तो आप कैसे करोगे? पहले लोग क्या करते थे कि आप देखोगे कि तालाब होता था, तालाब में जाते थे और वो जैसे हम लोग इधर खोट्ठा में उसको बोलते थे डोभा, ठीक है ना, वो डोभा को झीट कर यानी कि उसका पानी को किसी चीज से लेके से ढकेल ढकेल कर खेत तक पहुंचाया जाता था। लेकिन आजकल ट्रेडिशनल चीज आ गया, बिजली आया है। तो सबसे पहले आप देखोगे जो बिजली आया है, बिजली जब पालमपुर गांव में आया, क्वेश्चन मैं कर रहा हूं कि पालमपुर गांव के बारे में पढ़ रहे, मैं कभी भी अपने जीवन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो बिजली जब पालमपुर गांव में आया तो उससे क्या हो गई? तो आप सोचो कि जैसे कि पहले हम लोग, आप लोग नहीं पता है लेकिन मैंने अपने करियर में देखा है कि हम लोग को पहले क्या होता था कि जो गांव में जब बिजली नहीं थी तो जो लालटेन होता था ना, लालटेन, ठीक है, उससे हम लोग पढ़ाई करते थे और उससे बहुत प्रॉब्लम होता था, आंखों में दर्द। और आजकल लाइटिंग का व्यवस्था हो गया, देखो यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है। आपको अगर मैं राउंड कैमरा नहीं कर सकता हूं, नहीं तो आपको मैं दिखा सकता हूं, मेरे रूम में टोटल 4 आपको ट्यूबलाइट देखने को मिल जाएगा, नीचे 2 आपको और ट्यूबलाइट देखने को मिल जाएगा। तो उससे आपको लाइटिंग का व्यवस्था आ रहा है। सोचो कि अगर उस समय लाइटिंग नहीं होता, फोन आ जाता, तो पता चलेगा सर के पास एक लालटेन था, सर दिखा देते, देखो बाबू ये हरित क्रांति है। कब हुआ था? 1960 में। कितना बैकवर्ड लगता पढ़ने में। जब जैसे ही बिजली आया तो सबसे पहले क्या हो गया, वो देखो हम लोग अपने स्टूडेंट पे लाइफ हम लोग बहुत तरह की चीजों यूज करते हैं, लेकिन जो किसान थे उनके लिए क्या फायदा हो, बड़ी सोचने वाली बात है। तो किसान लोग क्या करने लगे, जो उनकी सिंचाई व्यवस्था थी यानी कि खेत में पानी डालने का जो प्रोसेस था, उनकी व्यवस्था में वो चेंजेस लाना स्टार्ट कर दिए। सोचो कि आप पहले कैसे पढ़ते थे, घर जाते, पहले आप जाते थे स्कूल जाके पढ़ाई करते थे, लॉकडाउन में आप यूट्यूब पे पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तो जाहिर सी बात है कि आपकी व्यवस्था जो है, पढ़ाई की जो टेक्निक है वो चेंज हुआ। तो जैसे ही गांव वालों के पास बिजली आई, उन्होंने अपनी तकनीक चेंज किया। क्या किया? सिंचाई व्यवस्था में उन लोगों ने सुधार किया। अब जैसे सुधार किया, तो अब बताओ, किसी भी चीज का फसल करना है तो मेरे को 2 चीज चाहिए, पानी चाहिए और भूमि चाहिए। भूमि तो है, अब पानी मेरे को चाहिए। तो अब देखो जैसे सुधार हो गया, तो जिसमें किसान क्या करते थे, रबी फसल हो चाहे खरीफ फसल हो, चाहे रबी फसल हो चाहे खरीफ फसल हो, चाहे धान हो चाहे गेहूं, ये दोनों खरीफ फसल रबी फसल है, ठीक है। तो चाहे धान हो या गेहूं हो, दोनों ऋतुओं की जो फसल है उनको उगाने में वो क्या होने लगे, सफल होने लगे।
क्योंकि देखोगे धान के लिए आपको ज्यादा पानी चाहिए, गेहूं के लिए आपको कम पानी चाहिए। तो उसका मेंटेनेंस जो था हम लोग आराम से हम लोग कर पाने लगे। कब? जब बिजली आ गया और जब लोगों ने सिंचाई को व्यवस्था को क्या कर लिया, सुधार कर लिया। अब सर सुधार करने के लिए क्या क्या किया, तो अब देखोगे जो पंप सेट होता है, क्या होता है, पंप सेट होता है, उसका प्रयोग किया। जो नहर होता है, नहर का प्रयोग किया, ठीक है, नहर का प्रयोग किया। अब देखोगे बहुत तरह का जो हम लोग बोलते हैं ना गांव में टुल्लू पंप, है ना, उसका भी उपयोग करके सिंचाई का क्षेत्र को बढ़ाया है। तो बिजली के आने से पहला सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ और किसान क्या हो गए, जो दोनों ऋतुओं की जो फसल होती थी, चाहे वो रबी फसल हो चाहे खरीफ फसल हो, दोनों ऋतुओं का क्या करने लगा, वो लोग फसल को उगाने में वो लोग समर्थन हो गया। तो इतना तरह क्रांति आपको देखने को मिलेगा कहां पे, पालमपुर गांव में। इस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब देखोगे जब भी हम लोग पूंजी के प्रकार के बारे में बात करेंगे, समझो सर पूंजी क्या होता है। पूंजी यानी कि हम लोग ऐसे गांव देहात का बात करते हैं, हम लोग को एक बिजनेस करना है, चाहे हम लोग एक चाय का टोपरी ही क्यों लगाना ना हो, एक चाय का ठेला ही लगाना क्यों ना हो, तो उसके लिए हमको पहले क्या चाहिए, ठेला चाहिए। ठेला के साथ एक चाय बनाने के लिए चूल्हा चाहिए, चूल्हा के साथ एक चाय बनाने के कोई बर्तन चाहिए, बस हो गया क्या। आप बोलोगे सर वो सब आएगा कैसे, आएगा कैसे, तो उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए, ठीक है। तो जब मेरे को पैसा चाहिए, आप समझे मेरे बात को, कि अगर हम लोग देखेंगे पूंजी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। लेकिन सर पूंजी को सोचो, हम लोगों ने देखा था जो नेक्स्ट वाला वीडियो था कि किसी भी चीज का उत्पादन करना है तो मेरे को 4 चीज चाहिए था। वो 4 चीज क्या था, पहला हमारे पास क्या होना चाहिए, भूमि होना चाहिए, भूमि होना चाहिए। दूसरा आप देखोगे तो आपके पास श्रम होना चाहिए, यानी कि काम करने वाले बंदे होना चाहिए। तीसरा आप देखोगे तो आपके पास पूंजी होना चाहिए। और चौथा आप देखोगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। चौथा में क्या था, ज्ञान था, क्या था चौथा में, ज्ञान। और उसी और साथ साथ में क्या था आपके पास, उद्यम। क्या था, ज्ञान और उद्यम। ये अगर 4 चीजें हैं तो आप कभी भी जाके कहीं भी आप क्या कर सकते हो, उत्पादन कर सकते हो। दुनिया में बड़ा से बड़ा चीज का उत्पादन कर सकते हो, चाहे समुद्र में बात करो, चाहे आसमान में बात करो, या चंद्रमा पे बात करो, हर जगह आप उत्पादन कर सकते हो। अगर आपके चार चीजों चाहिए, पूंजी, श्रम, पूंजी होना चाहिए, श्रम और भूमि, और साथ में क्या होना चाहिए, उपज का या फिर किसी चीज का आपके पास ज्ञान होना चाहिए, जिस चीज का आप काम के बारे में अपनी पूर्ण हो, तो आप कहीं भी जाकर उत्पादन। क्योंकि गांव में एक बड़ा अच्छा कहावत है कि बुद्धि रहेगा ना तब जमीन में भात खा लोगे। कहावत क्या है कि बुद्धि होगा तब जमीन में भात खा लोगे। अब सोचो ये कैसा कहावत है। और बोला गया कि जो बुद्धिमान होता है वो जंगल में भी खाना ढूंढ लेता है। जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि आपके पास दिमाग होगा तब ऑटोमेटिकली जान सकते हो कि कौन सा अमरूद का है, कौन सा जामुन का है, कौन सा केला का, आप खा सकते हो। लेकिन अगर आप पढ़े ही नहीं हो, आपके पास बुद्धि ही नहीं है, तो आप कैसे जानोगे कौन सा केला का पेड़ है, कौन सा अमरूद का है। पता चलेगा आपको केला सोच के आप कुछ दूसरा कुछ खा लियो, है ना, अब आम देख के आप कुछ दूसरा कुछ खा लियो, पते नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। तब जैसे हम लोग पूंजी का बात करेंगे, भूमि के बारे में पता ही है, श्रम तो आपको पता है कि जो हम लोग मेहनत करते हैं जिससे पसीना छूटता है वही जो होता है, ठीक है। लड़की लोग को अच्छा से पता है, किचन में घुसने के बाद ना ये हो जाता है। अब जैसे हम पूंजी का बात करेंगे तो पूंजी बेसिकली आप देखोगे तो पूंजी आपको 3 तरह का देखने को मिलेगा। कितना तरह का क्वेश्चन आता है कि पूंजी, उत्पादन में पूंजी कितने प्रकार की होती है, तो हम लोग कितना बोलेंगे, 3। कितना बोलेंगे, 3। सॉरी कितना होगा, 3। उत्पादन में पूंजी कितना होता है, 3 तरीका का होता है। बोलोगे सर कि वो पूंजी क्या क्या होता है, तो पहला होता है भौतिक पूंजी, दूसरा अस्थायी पूंजी, और तीसरा क्या होता है, मानवीय पूंजी। अब भौतिक पूंजी में जानते हैं जिसको हम लोग आंख से देख सकते हैं, छू सकते हैं। देखो ये वाला भौतिक है क्योंकि इसको हम छू सकते हैं ना। आप मेरे को छू सकते हो नहीं ठीक है, मैं अपने को छू सकता हूँ लेकिन आप लोग फोन से नहीं छू सकते हो। जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। आप सर छूने वाली बात, आपके पास पैसा है ना, पॉकेट से निकालो, आप देखोगे छू सकते हो ना उसको, तो ये क्या हो गया, भौतिक। मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है, तो क्या भौतिक पूंजी है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो भौतिक पूंजी क्या होता है कि भौतिक पूंजी, देखो आप समझो मेरी बात, ये जो भौतिक पूंजी जो होता है उत्पादन के जितना भी स्तर देखोगे, देखो आप स्तर यानी कि बोल सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग सेशनल बोलते हैं ना कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो मान लो कि उत्पादन करने के लिए जितने भी तरह के मेरे को चीजें चाहिए, जितने भी जरूरत की, जितने भी हर तरह की जो चीजें चाहिए, आगत मैंने बोल सकते हैं वस्तुएं जो चाहिए, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे खरीद सकते हैं। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर हम लोग एक बांस से बनने वाले टोकरी का हम लोगों ने कंपनी लगाया और हमको बांस चाहिए और पैसा मेरे पास पॉकेट में एकदम दनादन है ना, जो यहाँ पे दनादन है, हम सोचे क्या करेंगे, बांस खरीद के लाएंगे। बोला कि ना पॉकेट में अगर पैसा होगा ना तो जाएंगे दुकान मेला जाएंगे, आराम से पूरा टनटना के खाएंगे, है ना। तो अगर आपके पास वो चीजें हैं, अगर आपके पास भौतिक पूंजी है, तो उत्पादन के लिए आप मान लो स्तर, जैसे कि आपने सबसे पहले अगर मान लो कि आपको खेती करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, जुताई करोगे। क्या करोगे, सबसे पहले आप जुताई करोगे। जुताई के बाद आप क्या करोगे, उसमें फसल लगाओगे। फसल लगाने के बाद उसमें क्या करोगे, आप खाद डालोगे।
खाद डालने के बाद फिर सिंचाई करोगे, ये सब ना होता है, सिंचाई करोगे, सिंचाई करने के बाद फिर कटाई करोगे, फिर निराई करोगे, ये जो प्रोसेस होगा। तो मान लो जुताई के लिए भी तब को ट्रैक्टर चाहिए। ट्रैक्टर अगर मान लो आपके घर में है, पेट्रोल कहां से लाओगे, पैसा चाहिए ना। चलो आपने ट्रैक्टर खरीदी कहां से, है ना, हर जगह चीज को आपने, आपके पास फसल के लिए बीज कहां से मिलेगा आपको, खाद कहां से, पैसा कहां से मिलेगा आपको, सिंचाई के लिए आपको पंप लेना है वो कहां से मिलेगा आपको, या आपको कटाई करने के लिए थ्रेसिंग मशीन चाहिए तो कहां से मिलेगा, पैसे से। तो अगर पूंजी पूंजी जो होता है वो दो तरह तीन तरह का होता है, भौतिक पूंजी, अस्थायी पूंजी और मानवीय पूंजी। तो जैसे अगर हम लोग बात करेंगे भौतिक पूंजी का, तो भौतिक पूंजी से क्या होता है, उत्पादन के जितने भी स्तर होते हैं उनके जो, उनमें जितने भी तरह के उनके जरूरत के जो सामान है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। जैसे देखोगे हम लोग कच्चा माल खरीद सकते हैं, हम लोग नगदी जो मुद्रा होता है, यानी कि कोई आदमी काम क्या बोलेगा, सरकार सरकार आपका खेत में मैंने एक दिन काम किया, अब दो मेरा बेटे को ट्यूशन जाना है ना, मेरा बेटे का साथ देना, ये वो अगर बोलेगा तो फिर आप उसको पैसा दे सकते हो। और जितना तरह का औजार चाहिए, जितना तरह का मशीन चाहिए, आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। तो ये कैसा पूंजी है, आपके पास भौतिक पूंजी है, क्योंकि वो ये आपके पास जो पैसा दिखेगा तब ना आप कच्चा माल खरीद के लाओगे, दे दिए तुरंत, वो भौतिक पूंजी हो गया। नगद मुद्रा समझ में आ गया क्या होता है, औजार और मशीन हम लोग क्या कर सकते हैं, भौतिक पूंजी से हम लोग खरीद सकते हैं। बात क्लियर है। अब देखो अस्थायी पूंजी क्या होता है। अब समझो ये जो बोर्ड है, ये जो पूरा मेरे जो बोर्ड है, ठीक है, ये इस बोर्ड को जब मैंने दिया था, इसमें हम लोग कैसे क्या पूंजी दिए थे, भौतिक पूंजी दिए थे, तब जाके हम लोगों ने इसको खरीदा। ठीक है, अब जब हम लोग इसको खरीद लिए तो इसका उपयोग हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं ना, बार बार। जब तक मैं यूट्यूब में पढ़ाऊंगा या मैं घर में जब तक पढ़ूंगा, मैं इस बोर्ड का यूज करूंगा ना। तो ये कैसी पूंजी, इसमें जो मैंने पूंजी लगाई, कैसा पूंजी लगाया, अस्थायी पूंजी, अस्थायी पूंजी लगाई। क्यों, क्योंकि मैं इसको जितना बार मैं चाहूं उतना बार यूज कर सकता हूं। तो उन 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 आगतों पर या उन औजारों पर अगर हम लोग पैसा लगाते हैं, जिन पे एक बार पैसा लगा दिया लेकिन हमको बार बार उससे क्या मिला, प्रॉफिट मिला, या बार बार उससे हम लोग काम ले सकते हैं, तो वो कैसा कैसा वो पूंजी होगा, अस्थायी पूंजी होगा। जैसे कोई भी हम लोग औजार ले लिए, मान लो कुदाली ले लिए, मान लो हम लोगों ने उसमें एक कुदाली ले लिए, या फिर मान लो कि हंसुआ ले लिए, तो क्या उसका पैसा मेरे को बार बार लगेगा क्या, नहीं लगेगा। किसी तरह का मशीन ले लिया, मान लिया ट्रैक्टर ले लिया, पैसा क्या बार बार लगेगा क्या मशीन पे, आप बोलोगे नहीं सर, भले उसमें जो रिंग होगा वो बदलना पड़ेगा, ट्यूब बदलना पड़ेगा, लेकिन मशीन पे, है ना। जितना आप देखोगे, अगर मान लो हम लोग एक भवन बना दिए, ठीक है, भवन में क्या बार बार पैसा लगेगा कि नहीं, एक बार जितना पैसा लगा बस खत्म हो गया, ठीक है ना। जो ऐसे चीजें जिनको अगर एक बार उत्पादन कर लिया और उनको हम लोग बार बार अगर यूज कर सकते हैं, हम कई वर्षों तक अगर उनका प्रयोग कर सकते हैं, तो उनको कैसा पूंजी बोलेंगे, हम लोग उनको अस्थायी पूंजी बोलेंगे। जैसे औजार हो गया, मशीन हो गया, भवन हो गया, ये कैसा कैसा पूंजी का अंतर्गत आता है, अस्थायी पूंजी का अंतर्गत। अब होता है मानवीय पूंजी। समझो मेरी बात, मानवीय पूंजी क्या होता है। आप लोग मानवीय संसाधन, आप लोग को जब संसाधन, आप लोग जब आपको दिक्कत है तो क्लास 10 में एक जगह होगा मानवीय संसाधन, आप लोग देख लेना। तो मानव खुद एक संसाधन है। क्यों, क्योंकि देखो मानव एक खुद का पूंजी है। समझो, हम लोग जो खेत में एक मजदूर काम कराएंगे वो क्या एक मानव है, जो ट्रैक्टर चलाने के लिए जो मजदूर काम करेगा वो क्या एक मानव है, सिंचाई करने के लिए जो टुलू पंप चालू करने के लिए जाएगा वो क्या है, वो मानव है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो क्या है, मानव है। तो मानव के पास सबसे बड़ा चीज क्या पता है, ज्ञान। क्या है, ज्ञान, बुद्धि माना दिमाग, ठीक है ना। लड़कियों का यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होता है, सॉरी, है ना। तो बोलने का मतलब है कि जिनके पास ज्ञान होगा, मान लो कि आप किसान हो और आपको किसान करने का आपके पास क्या होगा, ज्ञान होगा। आप एक टीचर हो, आपको पढ़ाने का ज्ञान होगा। आप एक डॉक्टर हो, आपको डॉक्टर का ज्ञान होगा। तो यही क्या है, आपकी मानव पूंजी है। बोलने का मतलब है कि मानव पूंजी क्या होता है, उत्पादन के लिए भूमि भी चाहिए, श्रम भी चाहिए और भौतिक पूंजी भी चाहिए। लेकिन भौतिक पूंजी के साथ साथ उनके प्रयोग करने के लिए, कि उसको प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, भूमि का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, या हम लोग श्रम का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, या भौतिक पूंजी का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इनको कौन यूज करवाता है, इनका यूज करता है दिमाग। समझे ना, क्या यूज करता है, दिमाग। मैथ में एक जोड़ घटा गुना भागा फॉर्मूला लाखों है, लेकिन आपको कैसे पता कि प्रति व्यक्ति आए पूछा है तो हमको वही वाला लगाना है। आपको कैसे पता कि अगर वो वर्ग का कर्ण, अगर आपको पूछा है वर्ग का कर्ण निकालो, तो आपको कैसे पता कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपको पता होता है ना। तो वो जो ज्ञान होता है, वही जो ज्ञान होता है वही क्या करता है, आपकी उत्पादन शक्ति को बढ़ा देता है, आपकी उत्पादन को क्या करता है, बढ़ा देता है। देखो यहाँ पे बुद्धि लगाया हरित क्रांति के रूप में, तो ऊपर देख सकते हो 1300 से 3200 आ गया। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो वो जो ज्ञान है वो किसके अंतर्गत आएगा, मानव पूंजी के अंतर्गत वो आएगा। बात क्लियर है यहां तक। तो हम लोगों ने देखा कि हरित क्रांति कब हुई, तो 1960 में पैदावार 1300 से 3200 तक बढ़ गया।
इससे दो तरह का फायदा हुआ, एक फायदा हुआ, एक हानि हुआ। फायदा हम लोगों ने कृषि का तरीका सीखा और एचआई बीजे से बीज का हम लोग उपयोग करना सीखे। हानि क्या हो गया कि जो भूमि था उनकी उर्वरकता शक्ति कम हो गई, साथ में भूमिजल स्तर का कमी हो गया। दो तरीका चीज देखे। बिजली के आने के कारण क्या होगा, सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ और किसान क्या करने लगे, जो रबी फसल है और खरीफ फसल है, हर तरह की ऋतुओं के फसल का उत्पादन वो करने लगे। पूंजी हम लोग देखे तीन तरह का होता है, भौतिक पूंजी, अस्थायी पूंजी और मानवीय पूंजी। भौतिक पूंजी जानबे करते हो, जो जो हर तरह के स्तर का उत्पादन करने की जरूरी होता है। और अस्थायी पूंजी जानते हो, जिसमें एक बार हम लोग पैसा लगाए, बार बार हम लोग को पैसा मिला, वो हो गया। और मानवीय पूंजी क्या हो गया, ज्ञान आ गया, बुद्धि आ गया। तो आपके पास अगर बुद्धि है सर और अच्छा, अगर आप लोग नॉलेज लेना चाहते हो हमारे चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और जो बेल का आइकन होता है उसको भी टच कर दे। स्टूडेंट है उन सबको मेरे ओर से मेरी क्रिसमस। और क्रिसमस के दिन आप लोग का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है, ठीक है। और अभी तक मैं बताऊं यार, प्लीज लाइक कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है कंटेंट बनाने में, ठीक है। इसमें बहुत तरह के प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं, बस आ जाता हूं आप लोगों के पास एक दिल खोल के, क्योंकि मेरे पास एक साधन, एक आप और एक मैं, ठीक है। मैं दिल खोल के आपको बताता हूं, दिल खोल के ले लो। एक लाइक और शेयर करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और मेरी क्रिसमस।